हमने अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को आपने अवॉइड करना है कि आप उसमें आंसर नहीं लिखोगे। 27th अमेंडमेंट होगी क्या ये वो, तो कोशिश करो आपको आता भी है तो आप ना लिखो उसके ऊपर। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि कंसिस्टेंसी मुझे लगता है, दूसरा ये कि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पेपर में जो रेफरेंसेस होते थे वो बाकी किसी के पेपर में नहीं होते थे, क्वालिटी रेफरेंसेस होते थे। तारीफ नहीं कर रही हूँ, टीचर्स कहते थे ऐसा। बट दूसरा ये देखो कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। आईआर बाकियों के नंबर नहीं आए, मेरे 120 आ गए जो कि इस दफ़ा के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज मेरी डिग्री आईआर के अंदर थी। मेरे बहुत से आईआर फेलोज उन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा नंबर देता है। क्या आयशा कुछ बताएंगी, मैं कुछ? अगर मैं कह दूं कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ती थी और आप उसको जहन में बिठा लें, आप क्या पता आपका 5 या 6 घंटे से पहले सिलेबस ही कवर ना होता हो। आपने देखना है कि आपका जो दिन का टारगेट है आपने उसको अचीव करना है, चाहे वो 2 में हो या 10 घंटों में हो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसे में टॉपिक आया तो पॉलिटिकल साइंस का आंसर नहीं बना देना हमने। अगर आईआर से रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो वो ये नहीं उसको लगना चाहिए कि वो कोई आईआर का आंसर रीड कर रहा है। आपने ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसे का एग्जामिनर है, तो आपने सिंपल लैंग्वेज में सब्सटेंशिएट करके किसी एविडेंस फैक्ट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है। पैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सीएसएस के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मोटिवेशन लूज़ कर दोगे, बट अगर आप में पैशन है कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है, मैंने डिप्लोमेट बनना है स्पेशली फॉर द वुमेन, तो आपका पैशन रिटर्न तो क्लियर कराएगा, बट इंटरव्यू में डेफिनेटली आपके चेहरे पे लिखा होना चाहिए कि दैट आई वांट टू बी इन दिस, ठीक है, तभी आपका पास होगा। बाकी अब आप जो भी आप लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, जी सर आप बता दें। I forget my question. All right, if you got any questions from our star performers, Gina. आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? उसके बताना चाहते हो आप? मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि टाइम मैनेज नहीं होता, सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि करंट अफेयर्स की कुछ डायमेंशंस हैं जो मुझे कवर करनी है इस साल के लिए, तो फिर उसको मैं सर्च करती थी। डॉन के जो अपडेटेड आर्टिकल्स और ओपिनियंस आते थे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आते थे, इवन मार्गला पेपर्स हैं, एनडीओ पेपर्स हैं, तो वो बस मैं उनको कंसल्ट कर लेती थी। ज़रूरी नहीं है कि डॉन का एक पेज है कि खबर पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी कुछ सीएसपीज जो मैंने जिनसे गाइडेंस ली थी उन्होंने कहा था कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ा थ्रू आउट द जर्नी, मैंने जो है वो न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ा। हाँ, वंस यू क्वालिफाई रिटन और उसका आपने जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी है, फिर उसमें सिर्फ ओपिनियन पेजेस नहीं, शुरू से लेके एंड तक हर एक खबर आपने जो है वो पढ़नी है, ठीक है। कुछ पेजेस आने इंपॉर्टेंट लगते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले जैसे ये बता रही हैं जर्नल से पढ़ें, आप टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हमारे एक्सपीरियंस के लिहाज से। ये सीएसएस का ना एक ब्लोट बनाया हुआ है, ठीक है, वर्ड ऑफ द डे ये तो वो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है। ईडियम ऑफ द डे, ईडियम्स आए नहीं कभी पेपर में, आपको अपना सिलेबस कवर करना है। न्यूज़पेपर से पूछते नहीं वो कभी, कुछ करंट अफेयर्स से आते हैं, ठीक है सवाल, बट उन 20 एमसीक्यूज के लिए आप पूरा साल आप दिन के 2 घंटे लगाओगे, कोई भी नहीं लगाएगा। आप बहुत प्रोडक्टिव कुछ और कर सकते हो। हमें तो कहते थे हमने एमसीक्यूज तैयार ही नहीं करने, हमने किए भी नहीं थे। अल्लाह मालिक। कौन से हमारे ब्लूप्रिंट होने चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक जो एक्सपेरिमेंट होता है, कहीं अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाऊं एग्जाम में तो वहां कैसे वहां से निकल जाऊं, तो वो कौन से ब्लूप्रिंट होने चाहिए? Class please एक थोड़ा सा बैकग्राउंड का ख्याल रखिए and we have requested them for you if you have questions, so आपकी जो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, I understand, but please कुछ लोगों के लिए इनकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, so please आप जो बात करें, जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मैं पहले उसको आंसर करूंगी कि अगर आप पेपर में कहीं फंस जाएं तो वे आउट क्या होगा। तो उसके लिए मैं आऊँगी जो नोआ की बिल्कुल लास्ट पे मॉक टेस्ट सीरीज़ होती है। जब आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि अब आपके सामने पेपर आया है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं और एक आंसर जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपको फाइनल पेपर में भी हेल्प करेगी। अपनी नर्व्स को यहाँ पे भी टेस्ट करेंगे जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में, तो वो आपको हेल्प करेगी। तो यही बस वे आउट है। लेकिन अगर आपने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वहाँ पे तो बिल्कुल आप नर्वस हो जाएंगे और आपका पेपर रह जाएगा। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, देखो जो आप कह रहे हो ना कि ब्लूप्रिंट क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आते। कि हमने अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को आपने अवॉइड करना है कि आप उसमें आंसर नहीं लिखोगे। 27th अमेंडमेंट होगी क्या ये वो, तो कोशिश करो आपको आता भी है तो आप ना लिखो उसके ऊपर। बट फिर रह जाते हैं आपके पास मुश्किल सवाल, तो मुश्किल सवाल में आपके पास एक माइंड में ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मैंने कौन कौन सी डायमेंशंस कवर करनी है, ठीक है। तो जब थ्रू आउट द जर्नी आप
ओवर एंड ओवर रीडिंग करोगे ना आपको समझ में आएगा। एक तो वो आपको पता है पेस्टल मॉडल टीचर्स बड़ा कहते हैं कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं है, मैंने उसको वो 24 डायमेंशंस बना दी थी उस पेस्टल मॉडल की, ठीक है। आप जब सोचोगे ना ये ऐसे के लिए भी बहुत यूज़फुल है, आपके पास जेंडर भी है, टेक्नोलॉजी भी है। मैं हमेशा हिस्ट्री से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल कभी नेपोलियन की दे दी कभी किसकी, तो ये जब आप रीड करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि मैं ज्योग्राफी से भी कोई रेफरेंस दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में ये सब चीज़ें अप्लाई हों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अपना एक अलग ब्लूप्रिंट बना लो, मैंने तो स्पेशली ये बना के रखा हुआ था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जेंडर, IT, ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट की हुई थी। और उसके बाद एक जो चीज़ जैसे आप कह रहे हो कि आपको माइक्रो चीज़ें क्या होनी चाहिए, जब भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचो आप सोचो कि भाई दुनिया में इससे रिलेटेड क्या हो रहा है। अ गुड केस स्टडी, अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ भी पढ़ो उसकी अच्छी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी, ठीक है जी जी। Okay, please, no follow-up questions क्योंकि और को भी राइट देना है। यहाँ पे no follow-up questions will take all the time। यहाँ पे फीमेल भी थी because gender को हम कर सकते हैं, मुझे question from female। एक मिनट, you are not female I guess। Alright, so नहीं चले फिर यहाँ पे चले हमारे हम अपने खोकर साहब को देते हैं, चले जी। वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हर बच्चे से बच्चे। मैं आयशा कुछ बताएंगी, मैं यही बता रही हूँ आपको कि आयशा कुछ बताएंगी, मैं कुछ। अगर मैं कह दूँ कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ती थी और आप उसको जहन में बिठा लें, आप क्या पता आपका 5 या 6 घंटे से पहले सिलेबस ही कवर ना होता हो। आपने देखना है कि आपका जो दिन का टारगेट है आपने उसको अचीव करना, चाहे वो 2 में हो या 10 घंटों में हो। तो ये तो बहुत सब्जेक्ट है। आप एक काम करो, एक स्केड्यूल बनाओ एंड स्टिक टू इट। कई दफ़ा आपको लगता है यार ये टॉपिक बहुत लंबा है, हो सकता है वो आपका 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाए, उसके बाद पार्टी करो। आप ना एक दिन के बारे में सोचना है, ना आगे ना पीछे। ये नहीं सोचना पेपर आ रहे हैं ये है तो वो है, सोचना ही नहीं है। सिर्फ एक दिन का कि आज का टास्क ख़त्म करना है। 5 घंटे में हो रहा है तो ठीक है। मैं कुछ दोस्तों के साथ पढ़ती थी और हम रात को पढ़ते थे, ठीक है। तो सुबह किसी का 7 बजे ख़त्म हो जाता, किसी का 8 बजे, मेरा रह जाता था। मैं कहती थी बाहर में जाए सारे, मैं तो ख़त्म करके ही सोऊंगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको कई दफ़ा 10 घंटे 11 घंटे भी लग जाते हैं, बट यू नीड टू बी डेडिकेटेड फॉर इट। और कई दफ़ा हम सुबह 4 बजे भी सो जाते थे बिकॉज टॉपिक ख़त्म हो गया था, ठीक है। आप स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे थे। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 घंटे 10 घंटे कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हो, आपकी डिग्री हो उसके अंदर, आप उसको मोटा मोटा करो। मैंने जेंडर बहुत ही कम दिनों में किया था क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जेंडर का कोर्स पढ़ा हुआ था। तो आपको जो चीज़ नहीं आती उस पर एफर्ट डालो, क्योंकि बाकियों के साथ कंपैरिजन तो नहीं है ना, उनको आती होगी। सो अपना स्केड्यूल बनाओ, जल्दी होता है पार्टी करो, नहीं होता है सारी रात बैठ के उसको करो बस। जी जनाब। मैम, what were your options? और क्या फैक्टर्स थे कि जिनको आपने कंसीडर किया और उसको सेलेक्ट कर सके? आप बता दें। हमारे ऑप्शंस पे तो आप बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि 3 मेरे ऑप्शनल्स हिट हुए हैं। IR 200 मार्क्स की थी, वो बहुत शदीद हिट हुई है इस साल। US हिस्ट्री था। तो आपने वैसे अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना होता है और हम दोनों की एलोकेशन इस बात की गवाही है कि ऑप्शनल अगर हिट भी हो जाएं तो आपकी अगर एलोकेशन, अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे IR में मेरे मार्क्स बहुत कम हैं लेकिन मैं बाकी जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गया, जेंडर हो गया, पंजाबी हो गया, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ से मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं तो मेरी एलोकेशन हो गई है। तो आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इस मामले में। अगर आपको सिलेबस समझ आ रहा है, आप सिलेबस देख रहे हैं, पास्ट पेपर्स देख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लें। यार ठीक है, आप 2 चीज़ें देखो, एक तो स्कोरिंग देखो कि वो स्कोरिंग ट्रेंड है या नहीं, बट दूसरा ये देखो कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। IR बाकियों के नंबर नहीं आए, मेरे 120 आ गए जो कि इस दफ़ा के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज मेरी डिग्री IR के अंदर थी। मेरे बहुत से IR फेलोज उन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा नंबर देता है। आप लोगों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है या एक्सेट्रा तो पॉलिटिकल साइंस रखो, ठीक है। बट बात कहने का मकसद ये है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना, मैथ्स कॉम में कई बच्चे बहुत एक्सेप्शनल कर लेते हैं और कई बच्चे नहीं कर पाते। बट बात यही है कि आपको वो चीज़ पसंद है, आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। बिकॉज अगर आपके माइंड में चीज़ है तो आप उसको लिख भी सकते हो, वरना स्कोरिंग ट्रेंड पर इतना ज़्यादा प्लीज़ नहीं जाना। आपने इस जर्नी को एंजॉय भी तो करना है ना, ठीक है। और मुझे तो ये लगता था कि देखो मेरी ना कुछ चीज़ें वीक थी, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान हिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, मुझे नहीं समझ आती, सीधी बात है। तो मैंने ना कभी उस पर ऐसे लिखा, ना मैंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखा, ठीक है। मैं आपको इनकरेज नहीं करी, बट मैंने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। मुझे जो सब्जेक्ट्स आते थे, मुझे IR का बहुत शौक है तो मैंने यूरोपियन हिस्ट्री भी साथ रख लिया। मैंने करंट अफेयर्स में भी मतलब ये सारे क्लब करते हैं, तो मैंने अपनी CSS की जर्नी को
रोटेट ही उस तरफ कर दिया, ठीक है। ऐसे को किस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करते थे, क्योंकि उसी में ही लोग ज्यादा फेल हुआ करते थे, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। डायमेंशंस कवर कर लें आप ऐसे की। वो ये है कि जिस तरह से हम ब्रॉड डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं कि जेंडर पे ऐसे आएगा, फिर बच्चे लिटरेरी एसेस को छोड़ देते हैं। आपने इस तरह से नहीं करना, आप लिटरेरी एसेस को भी प्रिपेयर करें। और आप कहेंगे कि मटेरियल मैं आपको बताऊं कि जो आप 11 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए टेक्निकलिटी कि किस तरह से वहाँ का मटेरियल आपने एसे में ऐड करना है। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि एग्जैक्ट जार्गन वोकैब, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऐसे में टॉपिक आया तो पॉलिटिकल साइंस का आंसर नहीं बना देना हमने। जो अगर आईआर से रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो वो ये नहीं उसको लगना चाहिए कि वो कोई आईआर का आंसर रीड कर रहा है। आपने ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसे का एग्जामिनर है, तो आपने सिंपल लैंग्वेज में सब्सटेंशिएट करके किसी एविडेंस फैक्ट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है, ये ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इधर एनडीयू में ही, एनडीयू कह रही हूँ, नोआ में ही एक ऐसे लिखा, उसमें लिखा मैंने ब्रिक्स प्लस, ठीक है। नाउ एज एन आईआर स्टूडेंट आई नो कि ब्रिक्स प्लस क्या है, बट द टीचर डिडंट नो। वो कहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में प्लस क्या कर रहा है, ठीक है। सो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना, आपको जो चीज़ आती है आसान अंग्रेज़ी के टीचर के लिए आपने वो बात लिखनी है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या आप दोनों के अंदर ऐसा क्या आइडियल था जो आप दोनों को सबसे मुख्तलिफ बना के आज हमारे सामने प्रेजेंट है आप दोनों? तो ये क्या एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के अंदर है आइडियल जो जितने सारे कैंडिडेट एक्सपीरियंस वो फेल हो गए, आप फॉरेन सर्विस में फेल हो गए, तो सब्जेक्टिवली प्लीज इस चीज़ को आंसर करें। पहले हाँ बताओ। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मेरा एक मसला ये है कि मतलब आयशा चीज़ें बहुत प्लान करके चलती है, लेकिन मेरा ये है कि मैं बहुत स्टबर्न हूँ। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने एग्ज़ाम देना है तो फिर मैंने एग्ज़ाम देना है। और मैं एकेडमी आती थी मॉक टेस्ट सीरीज़ देने, और मैं ये अपने सामने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग जनवरी में आके ये डिसाइड कर रहे होते थे पूरे बैच लेने के बाद कि हमने एग्ज़ाम में नहीं बैठना, पूरा साल वेस्ट करने के बाद, और 2-2 3-3 साल लग जाते थे, और वो मतलब इतना करेज नहीं पैदा कर सकते थे कि वो एग्ज़ाम में बैठें, अपीयर हों। फिर इसी तरह टेस्ट सीरीज़ में मैंने एक बात बहुत नोट की थी कि लोग क्लास में टेस्ट नहीं देते थे, वो अपने आप को, अपनी नर्व्स को मतलब उस प्रेशर में, उस एनवायरनमेंट में डालते ही नहीं थे कि पेपर में, फाइनल पेपर में कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है। दूसरा ये कि कोई डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे पेपर में जो रेफरेंसेस होते थे वो बाकी किसी के पेपर में नहीं होते थे, क्वालिटी रेफरेंसेस होते थे। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, टीचर्स कहते थे ऐसा। तो मुझे लगता है वो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होते थे। फिर मुझे लगता है अटेम्पटेशन, मेरी अटेम्पटेशन, क्योंकि हमारा सोशल साइंस का बैकग्राउंड है तो हमें इस पर बहुत काम नहीं करना पड़ा। अगर आप लोगों का नेचुरल साइंस का बैकग्राउंड है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि जो भी है, हम जैसे भी गए, ये कन्वेंशनल पेपर्स हैं, इनमें ये बात बहुत मैटर करती है कि आपने पेपर कैसे प्रेजेंट किया है, आपने कैसी हेडिंग्स दी हैं, पेपर नीट है, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग है, एस्थेटिक है, ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा ये था कि मेरे आंसर्स जो थे क्वालिटी भी होते थे, लेकिन फिर वो लेंथ भी उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर एक बच्चा 8 पेजेस का लिख रहा है तो मेरा 10-12 पेजेस पे आंसर आराम से जाता था। तो कुछ फैक्टर्स, डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको रखने हैं, जिसकी वजह से मतलब इतने पेपर्स चेक करें तो आपके पेपर पे आके ठहरे और आपको मार्क्स दें।